नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ आदमपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा प्रोग्राम। और नाम आपको तो अब तक याद हो चुका होगा, देसी थर्मामीटर। अब हर रोज मैं आपको यह बता रहा हूं कि आदमपुर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों 2024 के पहले हरियाणा में होने वाला ये उपचुनाव आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर दिखाने का काम करेगा, और क्यों ये सिर्फ कुलदीप बिश्नोई की साख दांव पर नहीं है, क्यों सिर्फ बीजेपी आज परेशान नहीं है, क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात पिता पुत्र एक नहीं कर रहे हैं, मतलब एक कर रहे हैं, और क्यों आम आदमी पार्टी इतनी परेशान है कि उसका कुछ यहां जलवा कायम हो। 2024 को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने एक चैलेंज दिया, खुली चुनौती। कहा कि बड़ौदा में ट्रेलर दिखाया था, आदमपुर में फिल्म दिखा देंगे। तो एक काउंटर जवाब भी आया दूसरे खेमे से। उधर बीजेपी से चुनाव प्रभारी हैं जेपी दलाल। उन्होंने कहा, साहब ये चुनौती स्वीकार है, फिल्म हम भी आपको आदमपुर में दिखा देंगे। ट्रेलर अगर आपने बड़ौदा में दिखाया था तो 2024 के पहले वाला ट्रेलर और आपके लिए फिल्म, ये दिखाने का काम हम करेंगे, और ये चुनौती स्वीकार। हमने कहा जब इतनी गर्मी है तो टेम्परेचर लगा दिया जाए। उधर जो चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, उनको भी लगाया, और जो चुनौती स्वीकार करके काउंटर चुनौती दे रहे हैं उनको भी लगाया। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए। चुनाव प्रभारी भी हैं आदमपुर में, नेता भी हैं, लोहारू से एमएलए भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, जेपी दलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शशि भाई। ये आजकल बड़ा चुनौती वनौती, आजकल जैसे जय और वीरू का चलता था ना, तो उधर से चुनौती, इधर से जेपी दलाल साहब कमान संभाल रहे हैं कि चैलेंज स्वीकार है, और हमारा भी चैलेंज। ये चैलेंज वाला चुनाव हो गया है आदमपुर। नहीं, हमने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया। लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, और हमने जो काम की है, जनता की सेवा की है, इससे हमें भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। और दीपेंद्र जी ने चुनौती दी है, तो यहाँ की जनता की आवाज़ को देखते हुए मैं कहता हूँ कि ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। जी, मैंने दीपेंद्र जी से पूछा कि चुनौती आप दे रहे हैं, उधर से जेपी दलाल जी ने, उनको भी थर्मामीटर लगाया था आपसे पहले अभी, तो उन्होंने कहा कि जेपी दलाल जी ने कहा कि चुनौती स्वीकार है, और आदमपुर में ही देखते हैं फिर 6 तारीख को कौन सी फिल्म रिलीज होती है और किसकी फिल्म रिलीज होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा कहने लगे कि वैसे तो दलाल साहब मेरे रिश्तेदार हैं, बड़ा सम्मान है उनके लिए, लेकिन जेपी दलाल जी को ही बड़ौदा में भी बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया था, तो वहां ट्रेलर देखा होगा, यहां भी चुनाव प्रभारी है, यहां फिल्म दिखा देंगे। देखिए, वैसे तो थर्मामीटर लगाने के एक्सपर्ट आप पहले लगा चुके हैं। पहले आप बताइए कि आपका थर्मामीटर जो लगाया था वो क्या बोल रहा है। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, वो क्या बोल रहा है वो तो पब्लिक बताती है सर। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर नोट तो जनता करती है, पब्लिक करती है। आपका वाला थर्मामीटर क्या कह रहा है? देखिए शशि भाई, ये जो क्षेत्र है, ये 55 साल से इतिहास रहा है कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार कभी हारे नहीं है। सारा जनता को उनका व्यक्तिगत संपर्क रहा है, व्यक्तिगत जानकारी रही है, लोगों से मिलना जुलना रहा है, और किसी ने वोट दिया ना दिया, लेकिन वो उन सब को साथ लेके चलते रहे। हरियाणा में 90 हल्के हैं, और ऐसा आपको कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जो आज तक लगातार जीतता हुआ आएगा। एक मुद्दा। दूसरा, आज दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी महाशक्ति अमेरिका, रूस, दूसरे देश ये देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, दुनिया इसको बड़े ध्यान से देखती है। यूक्रेन रूस की लड़ाई में आपने देखा होगा,
युद्ध के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध रोक करके किसी तीसरे देश के नागरिक को जाने दिया जाएगा। हमारे 20,000 बच्चे वहाँ से तिरंगे झंडे के साथ आए और भारत के बच्चे नहीं, तिरंगे की आड़ देकर हमारे पड़ोसी देशों के बच्चे, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, वो भी निकल के आए। ऐसा सामर्थ्य आज़ाद भारत के बाद कभी नहीं हुआ। देश का बच्चा बच्चा हर एक नागरिक देखता है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, कितने मुद्दे गिनाऊं मैं। दुनिया ये कहती थी कि ये कोरोना की बीमारी आई है, दुनिया बच जाएगी, भारत के अंदर तो तबाही फैल जाएगी। ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास खर्चा है, कौन वैक्सीन लगाएगा। लेकिन आपके सामने है कि दुनिया से पहले जो प्रबंधन हमने किया, मोदी जी ने सारे भारतवासियों को वैक्सीन लगवाया। विकसित देश अमेरिका में हमारे से ज़्यादा मौत हुई है, यूरोप में हमारे से ज़्यादा मौत हुई है। वहाँ की जो कहते थे कि हम ताकतवर हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी। भारत ने कमाल कर दिया। आज पैसा देकर लोगों को खाना नहीं मिल रहा, 80 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया है 3 साल में। ऐसा आपको कहीं देख दुनिया चकित हो गई है कि भारत में हो क्या गया। यो भारत जिसको समझते थे कि हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। फिर दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर एक जब से चुनाव हुए हैं, एक व्यवस्था खड़ी हो गई थी कि ताकतवर आदमी के अनपढ़ बच्चे, कंपार्टमेंट वाले बच्चे नौकरी लग जाएं, गरीब आदमी का मेरिट वाला बच्चा, फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा रोता रहता था। ये व्यवस्था थी। बदली का काम और भाई भतीजावाद का काम, क्षेत्रवाद का काम, इन सारी चीज़ों को दूर करने का काम किया मनोहर लाल जी ने किया। जी, एक एक कर करके आते हैं। आपने पहला, मैंने इसलिए रोका कि गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो सब भी है मेरे पास जो दूसरे लोग, वो पता है ना कि बेइंतहा इश्क, मोहब्बत सिर्फ अपने घर में नहीं है, सिर्फ भाभी जी की मोहब्बत नहीं है, उधर हुड्डा साहब भी हैं, उधर अभय जी भी हैं, सब लोग मोहब्बत करते हैं। तो आऊंगा मैं एक एक करके। आपने कहा कि आदमपुर में 50-55 साल से भजन लाल परिवार का ही कोई ना कोई जीतता रहा है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे हजका में रहे हों, चाहे इधर रहे हों, चाहे उधर रहे। सर, वैसे ही शीला दीक्षित के बारे में दिल्ली में कहा जाता था, वैसे ही बादल साहब के बारे में कहा जाता था, वैसे ही कैप्टन साहब के बारे में भी कहा जाता था। जब किला ध्वस्त होता है तो फिर पता नहीं चलता है सर कि किसका किसका किला सिर्फ ध्वस्त नहीं हुआ, कितना फीट नीचे चला गया। ये सही है। लोकतंत्र के अंदर मैंने पहले कहा जनता मालिक है, लेकिन ये मैं आवाज़ जनता की आवाज़ सुन के कह रहा हूँ कि जो परंपरा यहाँ की है उसी के अनुसार यहाँ पर दोबारा भाई भव्य बिश्नोई भव्य जीत लेकर आ रहे हैं। ये मेरा तो वोट नहीं है यहाँ, मैं तो जनता की, आप थर्मामीटर लगाते हैं, हम भी नब्ज देख रहे हैं, जनता में रहते हैं, यही 40-50 साल से यही काम करते आए। और इस आदमपुर हलके में मेरा तो पहले भी मैं चुनाव का प्रभारी रहा हूँ। मैं चौधरी भजन लाल जी के खिलाफ सुरेंद्र सिंह ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो 40 दिन तक यहाँ इलेक्शन का इंचार्ज था, इलेक्शन का एजेंट था। तो यहाँ के लोगों के स्वभाव से मैं समझता हूँ, और या 10-12 दिन से मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ के लोग बहुत एक तरफा वोट देने के मूड में। दूसरी बात और सुनिए, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे। कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी का रास्ता यहाँ की जनता ने दिखाया है। यहाँ की जनता ने कहा है कि कुलदीप जी सही राष्ट्रीय पार्टी, आज जिसका पार्टी का भविष्य है, आप अपने बच्चे को उसमें लेके आओ। और हमने तहे दिल से उसका धन्यवाद किया कि सही पार्टी में आकर के कुलदीप जी ने यहाँ की जनता की आवाज़ सुन करके फैसला किया है, अपने यहाँ फैसला नहीं। आप तो 40-45 साल से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो कुछ दिन पहले का याद है, 2014 के पहले का, इसी पार्टी के साथ गठबंधन था। सुषमा स्वराज जी अब है नहीं। देखिए वो शशि भाई, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मतलब मैं जानता हूँ कि आप समझदार हैं, लेकिन मैं उतना नहीं हूँ। तो आप जो कहेंगे, मैं आप इशारा करेंगे और मैं समझ जाऊँ, वो ऐसा मत समझिएगा। लेकिन वो भी दिन याद कीजिए, आप ही के पार्टी के लोग इन्हीं कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा घोड़ा, ट्यूब लाइट और पता नहीं यहाँ जितने लोग हैं बता देंगे। और तब जो कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जाना सबसे बड़ी गलती थी, ये वही कुलदीप बिश्नोई है जो कह रहे थे कि बीजेपी पे भरोसा मत करना,
सबसे धोखेबाज, याद है कि भूल गए? मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब लड़ाई झगड़ा होता है, तनातनी होती है, तो कुछ हॉट वर्ड्स, कुछ तीखी बातें निकलती है। ये तीखी बातें दोनों तरफ से होती हैं। कुलदीप बिश्नोई ने बोली, भाजपा वालों ने भी बोली। हाँ, अब आप खट्टर उसको साहब का भी छोड़िए, स्टूडियो है, उसको छोड़िए। वीडियो है। 1.5 साल आंदोलन था, मैं किसान का बेटा, हमेशा किसान के लिए अच्छे काम करूं, लेकिन मैं उनकी बातों से जो धरने बैठे से सहमत नहीं था। वो मुझे टेढ़ा बोलते थे, मैं उनको टेढ़ा बोलता था। लेकिन ये नहीं है कि मैं उनके परिवार से बाहर हूँ, ये भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, ये है कि उनकी हर दुख तकलीफ को मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ें ये हैं कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो दोनों तरफ से बयानबाजी आते हैं। उन बयानबाजियों का कोई मतलब नहीं है। मतलब आगे का रास्ता देखना चाहिए। आगे का रास्ता देखे, हाँ, जब तक कि कोई अगली पार्टी में ना जाए। पार्टी का मतलब नहीं है। आज दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ, सर, मैं तो वही कहता हूँ, दुनिया जो के इतिहास अंदर, है। इसको छोड़िए, कुलदीप बिश्नोई के क्या, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, सिंधिया जी छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद छोड़ गए, हर हफ्ते एक बड़ा कांग्रेसी नेता छोड़ जाता है। वो समझदारी से काम ले रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी भी आपको पता है कि हरियाणा के कई नेता टेढ़े टेढ़े बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं? वो यही लाइन पकड़ रहे हैं कि भाई अभी आपसे मिलने के पहले मैं उदय भान जी से मिल करके आया। मैं उनका ये सीधे कहना था कि ये उदय भान को बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब बहाना है। कुलदीप बिश्नोई तो बीजेपी में इसलिए गए कि उनके ऊपर ईडी की टेढ़ी नजर है, उनका पासपोर्ट जब्त है, तो अब अगर बचना है तो बीजेपी के शरण में जाना है। टेढ़ी नज़र तो जो घपला किया है सोनिया जी ने, राहुल जी ने, 1000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड में, ईडी के केस उन पे है, उनको भी कह दो बीजेपी ज्वाइन कर जाए। हो सकता आने के बाद उनको वो भी, मतलब बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है ना सर, नहीं, कपड़ा इधर से डालिए, धुल करके निकालिए। ऐसा है, हमने कोई आदमी केस में आया है, उसको हमने किसी को फ्री हैंड नहीं दिया। कानून अपना काम करेगा, वो चाहे बाहर हो, बीजेपी में हो, दूसरी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, कानून को काम करने से ना कोई हम रोकते हैं। इस देश में न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। जो हमारे यहाँ है, क्या उन लोगों के ऊपर केस नहीं है? हमारे यहाँ भी केस होते हैं, हमारे यहाँ भी कोई गलत करता है तो पकड़ा जाता है। और दूसरी ये चीज़ें हैं कि जो एक सख्ती से इस देश में क्या था, मोदी जी जब 2014 में आए थे, बैंक डूबने की स्थिति थी। दो पिछले शासन में होता क्या था, लोन, फोन से हजार करोड़ रुपए लेते थे। आज जो पैसा लेके भाग रहे हैं, उनको लोन किसने दिया था? कांग्रेस के शासन में दिया था। और वो बैंक डूबने वाले थे, अर्थव्यवस्था ध्वस्त थी। वो तंत्र जो बदल के देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे ला के, जो आम गरीब आदमी का काम करके, मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। लाल किले से जब उन्होंने कहा कि मैं ये टॉयलेट बनवाऊंगा, जब उसने कहा कि मैं जिनके पास 1 रुपया नहीं उनके खाते खुलवाऊंगा, लोग मजाक उड़ाते थे, बैंकों में बेकार में भीड़ करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को सामर्थ्य दिया, ताकत दी। जो आदमी बैंक के खाते में नहीं जाता था, आज 1.5 लाख करोड़ रुपया उन लोगों का जमा है। 45 करोड़ खाते उनके खुले हुए हैं। ठीक है सर, हम आदमपुर में रहते हैं। आपने एक स्टेटमेंट, और आपसे बेहतर कोई मिलेगा नहीं मुझे जो आदमपुर और इस मसले पे जवाब दे पाए। मैं बड़ा गौर से, आपको पता है मैं सबको देखता हूँ, पढ़ता हूँ। कुलदीप जी को मैं लगातार देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 26-27 साल का सूखा तोड़ने आया हूँ। यही कह रहे हैं ना कि 26-27 साल का सूखा तोड़, गलत तो नहीं हो? अब ये 26-27 साल में कौन कौन लोग हैं सर? भजन लाल जी जब चले गए, जब हटे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी 10 साल का टेन्योर है। उसके बाद आपका भी बीजेपी वाला अकेले वाला भी टेन्योर है 5 साल का। उसके बाद 3 साल का डबल इंजन वाली सरकार बीजेपी जेजेपी वाले का भी है। तो कुलदीप जी ये तो बोलने को तो बोल जाते हैं 26 साल, ये भूल जाते हैं कि जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी का भी 8 साल उसमें इंक्लूडेड है। वो कोई बात नहीं। देखिए, ये है कि लोगों का, हमारे ये मानना है कि जहाँ का विधायक हो वो रूलिंग पार्टी में हो, तो उन जनता की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ ज़्यादा ढंग से उठा सकता है। और ये सच्चाई भी है। विपक्ष का अगर विधायक होता है तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि मैं काम ज़्यादा कराऊंगा, डेवलपमेंट होगी, सरकार को इसकी लाभ मिलेगा। ये हरियाणा के में एक परंपरा रही है। और अब लोगों को भी इच्छा है कि बीजेपी की सरकार है, और ये भी लोगों को पता है कि आने वाले 10-20 साल में ये व्यवस्था लोगों के आशीर्वाद से फिर रहने वाली है। और
कुलदीप जी को भी अच्छा फैसला लिया है कि यहाँ के जो राजनीतिक सोच वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब एक धारा अच्छी चल रही है, राष्ट्रीयता की धारा चल रही है, विकास की धारा चल रही है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, हरियाणा में बगैर बेईमानी के, बगैर उसके भर्तियाँ हो रही है, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, तो आप इस मुख्य धारा में आ जाओ, यही इनका कहने का मतलब है। ठीक है, एक सवाल मेरा ये है सर कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जो आपके ऑफिशियल कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 550 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, बाकी पे काम चल रहा है और आने वाले समय में 1000, 2000, 5000 स्काई इज द लिमिट, पता नहीं कितना कर देंगे। लोग जो अपोजिशन के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, INLD है, वो पूछ रही कि वो 350 करोड़ कहीं आदमपुर में नजर तो आ नहीं रहा है, वो काम हुआ कहाँ है? वो कहते हैं कोई व्हाइट पेपर ला दीजिए, कोई लिस्ट ही दे दीजिए, कहीं छपवा दीजिए, बता दीजिए कि क्या काम हुआ। आपको उन लोगों को, पहली बात तो जो लोग कैंडिडेट हैं वो इस क्षेत्र के नहीं हैं, कांग्रेस वाले, और जो उनके साथ वोट मांगने वाले हैं उनको गाँव का भी नहीं पता, उनको यहाँ की डेवलपमेंट का कैसे पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, और इसी नीति के तहत मैं आपको यहाँ के काम करवाता हूँ। आप पता करिए, बालसमंद के आसपास के ये गांव भी है, यहाँ पिछले 40 साल से नहरों में पानी नहीं आता था, 300 करोड़ रुपए नहरों के रिमॉडलिंग पर पड़ा, और पिछले 4 महीने से, 4-4.5 महीने से बालसमंद सब ब्रांच बंद नहीं हुई है, जाके किसी किसान को ले जाकर के पता कर लिया, कभी नहीं आई, जबकि हमारा यहाँ विधायक नहीं था। पीने के पानी का यहाँ 125 करोड़ रुपए काम किया। कॉलेज यहाँ बनाना था बालसमंद में, उसकी कॉलेज का ने वो मंजूर किया। आदमपुर शहर के अंदर 100-150 करोड़ रुपए के, 80 करोड़ रुपए के सीवरेज का पैसा मंजूर कराया। सड़कों के काम हुए, डेवलपमेंट के काम की कोई कमी नहीं रही है। और जो चीज़ अटकी हुई है, इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है, उनका भी हम जो है सड़कों की रिपेयर कराएंगे। नई सड़कें हमने बनवाई, मंडी हमने चलवाई। ये क्षेत्र किसका है? किसानों का। आप किसान से पूछिए कि सबसे पहला ऊंचा भाव कपास का, निरमा का पिछले 2 साल से मिल रहा है। सबसे ऊंचा भाव सरसों का पिछले 2 साल से मिल रहा है। MSP पे सरसों की बिक्री के लिए हमें 1 किलो सरसों नहीं बिकी, MSP से ऊपर भाव मिला। मंडियाँ अच्छी चल रही हैं। बाजरे का भावांतर भरपाई से हमने पैसा दिया है। किसान के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% सब्सिडी दे रहे हैं। बागवानी के लिए हम तरह तरह की योजनाएं लेके जाते हैं। किसान गांव में सक्षम हो, झींगा पालन के लिए यहाँ इस सब्सिडी दे करके हरियाणा के अंदर 1000 किसान 2.5 एकड़ के जो खारे पानी की ज़मीन के हैं 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए कमाए हैं। मशरूम की खेती कर रहे हैं। देखिए, पॉली हाउस बनवा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि साधन रोजगार के गांव के अंदर दें, और किसान को हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, भाई देखो, पुरानी चीज़ में आपके पास ज़मीन 2 किले 3 किले रहेगी, पुराने हिसाब से तो आप उतना ही 20,000, 50,000, 40,000 यही कमा सकते हो। आपको जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, और किसान परिवर्तन कर भी रहा है, और किसान की हालात हमें खुशी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का विरोध हुआ तो फसल बीमा योजना का हुआ था। ये सभी लोग जो कहते थे कि ये जो सेठ साहूकार बन जाएंगे, बम्बई वाले बन जाएंगे, 125 करोड़ रुपए यहाँ के किसानों को फसल बीमा योजना का मिला है। लिया इनसे प्रीमियम का 20 करोड़ रुपए है, दिया 125 करोड़ रुपए 2 साल में। और ये योजना आज स्वैच्छिक है। ये क्यों पे लोग करवा रहे हैं? कोई नहीं कहता, इनको फायदा लगता है तब करवाते हैं। आज जो किसान के बीमा नहीं करवा रखे थे उसमें गड़बड़ हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पैसा उनका करके इशारा में चला गया, इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांग रखी है, वो पैसा भी इनको मिल जाएगा। हमारा पौंड खेतों में ये इलाका नीचे का पानी खा रहा है, पानी कम आता है, तो हमने तालाब बनाने की योजना बनाई कि आप 2.5 लाख 3 लाख का तालाब खेत में बना के भर के रखो, ताकि किसान की एक सिंचाई की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। मैं आपको 2-4 घंटे बता सकता हूँ लगातार कि ये काम किए हैं। गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज़्यादा, 14 फसलें हम खरीदते रहे। हर चीज़ हमने जो की है किसान को, ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रख के। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारी सोच बगैर भेदभाव के काम करने की है। हमारी सोच तुष्टीकरण की नहीं है, हमारी सोच आम गरीब आदमी को लाभ देने की। आदमपुर तो आप घूम रहे होंगे,
गांव गांव आप प्रभारी भी हैं। आप खुश हैं कि आदमपुर की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, घूम हम भी रहे हैं। वो ऐसा है कि इसीलिए तो चाहिए विधायक, इसीलिए विधायक तो तो चाहिए। थे ना नहीं सर। नहीं, वो विधायक क्या है कि इसीलिए विधायक जो मतलब है, वो बीजेपी का विधायक बीजेपी होगा, का विधायक, तभी हाँ, तभी काम और होगा। इसका भी अगर कांग्रेस काम का से हो, नहीं रोकते। आईएनएलडी का हो, काम इंडिपेंडेंट हो। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में एक परंपरा रही है, विरोधी विधायक जो रहे हैं कि काम वो यही सोचते रहे कि काम हो या ना हो, इस सरकार को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, ठीक है कोई सर। भी हो जाए। आप तो अभी चुनाव प्रभारी हैं, तो आपको अपने कैंडिडेट को डिफेंड करना होगा, उनकी कि मैं वकालत। कैंडिडेट को नहीं, सही हाँ। बात होगी मैं मान हाँ, लूंगा। ठीक है, आप सही मैं बात बिल्कुल ही। स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे। ऑपोजिशन के लोग जितने सवाल उठा रहे हैं, मेरा कर्तव्य है वो मैं आप आपके जो सामने पोजीशन बोलती है वो सारी पूछे। एकदम वो पूछना है। वो कहते हैं कि आपने एक ऐसे एमएलए को बनाया जो विधानसभा जाते ही नहीं है, गए तो हाजिरी लगाई और चले गए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और ये बीजेपी के भी लोग पहले कहते थे जब ये कांग्रेस में थे, कह रहे हैं कि आप जरा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूछिए, हर एमएलए किसी न किसी कमेटी में होता है। इनको एक कमेटी से इसलिए निकाल दिया ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कि ये वहां जाते ही नहीं है। अब ऐसा विधायक जो विधानसभा ना जाए, क्वेश्चन आवर में यहाँ के दर्द को ना उठाए, तो फिर क्या फायदा। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये किसी को इस तरह का व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। सबको पता है कि कुछ 2-3 साल से ये पुराने विधायक थे, उनको कैंसर का दिक्कत हो गई थी, वो इलाज कराते रहे और भगवान की कृपा से वो अब सही होके आ गए हैं। तो आप एक बताइए कि जब आपको इतनी गंभीर बीमारी हो और तब आप ना भी जा पाए हों, तो इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, हम अगले सवाल, क्योंकि जो जो सवाल उठ रहे हैं वो दूसरी मैं बात आपके ये सामने है रख रहा हूं कि ये विधायक, कोई भी विधायक हो जो कांग्रेस को ने टिकट दी है, वो 13 साल पहले यहाँ चुनाव लड़के गया था। आ रहा हूं उस पे भी। उसने ये कहा था कि मैं हारूं या जीतूं, हर हफ्ते आपके बीच में रहूंगा। 13 साल में हफ्ते होते 52x13। उसके बाद पहली बार शिकायत जो शक्ल देखी है लोगों ने। और मैं कहता हूं कि अब पीछे पीछे वो आ रहे हैं उधर वाले, यही डायलॉग वहां बोल के गए कलायत वालों को, कहता भाई ये फैसला करा दो, ये तुम्हारी देखभाल करेगा या कलायत वालों की करेगा। यही सवाल जो आप अभी उठा रहे हैं, हमने उदय भान जी से भी पूछा, क्योंकि यहाँ पे बाहरी और कौन आदमपुर का है, ये बड़ा मसला चला हुआ है। तो उदय भान जी का ये जवाब था, उस पर मैं आपका काउंटर चाहूँगा। वो कह रहे थे कि बताइए, आपका आपने अपने घर पे, गांव पे बाप दादा का घर है आपका? हमने कहा है नहीं, उसको और चकाचक किया हुआ है। कहा कि हमने भी कर दिया, लेकिन हमारे वाले जो पहले हमारे थे, आप बीजेपी के हो गए, उन्होंने भजन लाल जी का घर तक आदमपुर में बेच दिया। उनके पास घर तो है नहीं, एक दुकान है जिसका नंबर है 107, 107 नंबर की एक दुकान है, घर बेच दिया। और हमारे वाले यानी जेपी ने घर खरीद करके, जमीन खरीद करके वो अब यहां बस गए। अब ये बताइए कौन बाहरी है कौन भीतरी नहीं, है? वो यहाँ कब खरीद लिया, किसका कोई ऐसा है, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता। एक पार्टी जो दूसरी है, उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो खरीदने के बजाय कब्जा करने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहते हैं। आपने बताया है कि यहाँ कब्जा कर लिया, मैं कभी आज तक किसी के बारे में कहता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ग्रीन ब्रिगेड के गुंडे कब्जा करते थे, तो यहाँ ग्रीन ब्रिगेड तो लेकिन जेपी है। मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ये बताते हैं अगर ऐसा यहाँ पर भी कर लिया तो यहाँ की जनता ऐसा काम नहीं करने देगी, उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी ने कुछ पार्टियों के साथ सेटिंग की है, क्योंकि आदमपुर का इतिहास है कि एक वोट बैंक है, या बैंक उसको नहीं कहना चाहिए, एक कुछ लोग हैं जो भजन लाल परिवार का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में रहते हैं। तो विरोध का जब तक डिवीजन नहीं होगा, तब तक भजन लाल परिवार की जीत सुनिश्चित नहीं होगी। इसलिए यहाँ ये परंपरा रही है सेटिंग की। इस बार भी बीजेपी ने कुछ एक पार्टियों के साथ सेटिंग करके कुछ कैंडिडेट उतारा है, ताकि जो एंटी भजन लाल परिवार का जो वोट है उसमें डिवीजन हो जाए और भव्य की जीत आसान हो जाए। देखिए, कांग्रेस तो हर जगह यही कहती है कि बीजेपी ने सेटिंग की या क्या किया, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ
बीजेपी कांग्रेस थी तो कभी कभी 2 योजना 4 योजना के बाद कभी कभी कांग्रेस आ जाती थी। जब से नई नई पार्टियां आई हैं कांग्रेस साफ होती जा रही है। 14 स्टेटों में कांग्रेस थी, फिर 12 में थी, फिर 8 में आ गई। अब कितने स्टेट में हिंदुस्तान में? 2 में। और कांग्रेस बीजेपी को और पार्टियों से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे सोनिया जी राहुल जी बने रहो, हमारी सेटिंग उनसे है, उनका वो लगे रहेंगे तो जनता हमें आशीर्वाद देती रहेगी। एक स्कूल का मसला यहाँ बहुत गंभीर है और कई जगह धरने प्रदर्शन अब भी चल रहे हैं। आदमपुर जहाँ पे चुनाव भी होना है, सबको पता था कि चुनाव होगा, फिर भी सरकार ने एहतियात नहीं बरता या क्या पॉलिसी है, कई स्कूल बंद हो गए। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं मैंने उसको जा कर के बात करके सरकार से उसको हमने खुलवाया है। ये स्कूल का एक मसला इस चुनाव में गंभीर बना हुआ है और उसको आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मजबूती के साथ उठाया है। शशि जी, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेती है तो पुरानी व्यवस्था के लाभार्थी या लोग हैं इनको फ़ायदा होता है, वो दिक्कत पैदा करते हैं। चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, चाहे कुछ स्कूलों में बच्चों को पैसा मिलता है उसका मुद्दा है, तरह तरह के मुद्दे हैं। और जब कुछ कटते हैं घटते हैं तो हल्ला मचता है। और स्कूलों का मुद्दा भी ये था कि एक गांव के अंदर 2 स्कूल हैं, एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, 10 अध्यापक हैं, दूसरा स्कूल हाई स्कूल है उसमें बच्चे 400 हैं, अध्यापक 7 हैं। तो मर्ज किया है, एक इंडिविजुअल कंट्रोल हो। वहाँ का जो छोटे का मैं स्कूल में मान लीजिए कि वो हेडमास्टर है, बड़े में प्रिंसिपल नहीं है, हम ये मानते हैं कि 7-8 हज़ार उनकी शॉर्टेज है अध्यापक की, उसकी भर्ती हमने निकाल दी है, जल्दी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो भी फैसला करते हैं हम आम जनता के हित में करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं। कहीं चुनाव हो या ना हो, पूरे प्रदेश के हित के लिए जो फैसले करते आए, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से करवाए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनवाई, मेरिट पे भर्तियां की। और ये जो ऐसे लाखों आदमी ऐसे थे जो डबल पेंशन लेते थे, इनकम टैक्स दे आदमी पेंशन का लाभ उठा रहे थे, तो उनके कटने से होता क्या रहा है? पुरानी व्यवस्था में दबंगई का राज था, ताकतवर का राज था, गरीब को उसका हक नहीं मिलता था। वो दबंगई खत्म कर रहे हैं तो ये किसी न किसी बहाने से ये हल्ला मचता है। एक और मसला है जो इस चुनाव में बड़ा हर भाषण में पॉलिटिकल पार्टीज में वो बड़ा अहम बना हुआ है, वो ये है, वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई ने 6 नवंबर को शाम की टिकट ली हुई है फ्लाइट की, वो साहब यहाँ रहेंगे नहीं। हमने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि अब किला ठोक के यहीं रहेंगे। कहा कि ऐसे ही तो 2019 में कहते थे जब लोकसभा चुनाव हुआ, हार गए, उसके बाद ये गायब हो गए, वापस चुनाव हुआ है तो ये वापस आए हैं। इसको लेकर के जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत हमलावर हैं, इनकी उपलब्धता को लेकर के, इनकी आदमपुर से कनेक्टिविटी को लेकर के। अगर ये भजनलाल परिवार की आदमपुर से कनेक्टिविटी नहीं तो किसी भी राजनेता की अपने हल्के से कनेक्टिविटी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदमपुर के लोग कह रहे हैं। यहाँ के घर घर में व्यक्तिगत संबंध रहे हैं इस परिवार के। ये कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं है, इनके व्यक्तिगत ताल्लुकात है। यूं ही कोई 54 साल तक नहीं जीत जाता शशि भाई। बहुत आदमियों ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं। आंधी तूफान विपक्ष की आई तब भी ये चुनाव नहीं हारे, तो इनके कनेक्टिविटी पे क्यों चैलेंज करते हैं लोग? यहाँ पर रिजल्ट मैं बता दूंगा। कांग्रेस में एक बलि का बकरा बनना होता है। जींद बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था कांग्रेस का, वहाँ कांग्रेस का सौभाग्य था कि 500-700 वोट से जमानत बच गई थी। आदमपुर वाले जो है मुझे लगता है कि हिसाब कर देंगे कि वे बाहर से जो आएगा, कलायत से चल के आएगा या जींद से परे चल के आएगा, इस हल्के से कोई लेना देना नहीं। और जो ये कहा था कि मैं 13 साल के बाद जो आए हैं, जो कहते थे कि हर हफ्ते यहाँ पर मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ आप लोगों के बीच में रहूँगा, तो उसको ये अपने आप जो बैलेट पर जो मोहर लगानी, बटन दबाना है, वो रिजल्ट दिखा देंगे। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज है? आदमपुर एक लिटमस टेस्ट है। हरियाणा में एंट्री होगी नहीं होगी या क्या होगा वो तो पता नहीं, भविष्य की बात है। लेकिन पंजाब में भी, दिल्ली में भी बहुत हल्के में लेते थे आम आदमी पार्टी को। बहुत महंगा साबित हुआ, ये पार्टी बहुत महंगी साबित हुई दूसरों के लिए।
देखिए, आम आदमी पार्टी जब पंजाब में आई थी, मैंने भी बयान दिया था कि केजरीवाल जी से हरियाणा के किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे सिवानी के रहने वाले हैं, इसी इलाके के आपको पता है कि खारे पानी की ज़मीन है, फसल यहाँ होती नहीं, किसान हमेशा पानी की मांग करता है और किसानों को पूरी उम्मीद थी कि आज सबसे पहला काम करेंगे कि एसवाइएल का निर्माण कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातों को घुमाया है, जैसे आमतौर पर उनकी आदत घुमाते रहते हैं, हरियाणा का किसान आज इस चुनाव में नहीं, कभी भी हरियाणा के अंदर केजरीवाल को नहीं घुसने देगा। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है हरियाणा के किसान खून के आंसू रोता है। पानी उसके जीवन मरण का सवाल है। पानी पाकिस्तान चला जाता है और वो इस जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि से कोई गद्दारी नहीं करता। और मैंने ये कहा था कि पानी का काम आप हाँ करें। मैं दूसरी पार्टी में रहते हुए केजरीवाल जी का पब्लिकली मीटिंग करके, किसान इकट्ठे करके स्वागत करूंगा। लेकिन आप उनसे पूछिए, जो पाकिस्तान पानी चला जाता है ये एक बड़ा मसला है। जो लोग, हालांकि मैं तो बड़ा, आपको पता है मैं तो बड़ा रूखा आदमी हूँ, मेरा तो स्टैंड और हरियाणा के अधिकांश लोगों का शायद ये रहता होगा कि एसवाईएल का मुद्दा तभी उठता है जब चुनाव होते हैं। एसवाईएल का मुद्दा, चाहे वो आईएनएलडी वहां जाके खोद करके ड्रामा कर दे, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में, पंजाब में, केंद्र में यूपीए की, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, उधर फिर क्या कहते हैं अकालियों की सरकार, दिल्ली में सरकार, और ये सब आज से 1.5 साल पहले जब मैंने आवाज उठाई, शमशेर खरकड़ा जी बैठे हैं, इन्होंने आवाज उठाई, हमने धरने दिए, भूख हड़ताल की, तब तो कहने लगे कि ये किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एसवाईएल की बात करते हैं। हमने, आप मुहूर्त करके बता दें कि कौन सा मौका अच्छा है जब एसवाईएल की बात उठाएं और एसवाईएल का पानी आ जाए। जब कुछ न कुछ तो चुनाव होता रहेगा, आंदोलन होता रहेगा, कुछ न कुछ तो होता रहेगा, लेकिन एसवाईएल हरियाणा के जीवन मरण का सवाल है। एसवाईएल एक ऐसा मसला है, मतलब ठीक है, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चलिए अब एक आम आदमी पार्टी भी आ गई, लेकिन पहले से आईएनएलडी है, क्या एसवाईएल पे सारी पार्टियों को मिल करके इस पे काम नहीं करना? मुझे एक चीज समझाइए, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दे रखा है जी, कहा है कि नहर बनाओ। केजरीवाल जी हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा के, केजरीवाल जी को पता है कि यहाँ सूखे खेत पड़े हैं, उनको नहर बनवाने से कौन रोकता है? सारी पार्टियों की जरूरत कहाँ था कि नहर तो उन्होंने बनवानी है, पैसा हरियाणा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। वो कल से मजदूर मिस्त्री लगाए और हरियाणा सरकार अपने खजाने से पैसा दे देगी, बाकी पार्टियों को करना क्या है? ठीक है, मतलब जो है अब उसको, उनको ही जो है नहीं, उनको रोकता कौन है? अगर वो हरियाणा के सच्चे बेटे हैं तो नहर का निर्माण शुरू कराए। पैसे की दिक्कत आए, कोई और समस्या आए, वो हरियाणा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, हम दिलवाएंगे। ठीक है, एक अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। आपकी गठबंधन की सरकार है और सुना है उम्मीदवार भी गठबंधन का ही है। ये चुनाव शुरू हुआ तो मैं बहुत दिन तक घूमता रहा, मैं टीवी पे देखूं, अखबार में देखूं, बीजेपी के नेता का फोटो दिख जाए, टीवी पे भाषण भी दिख जाए कि आदमपुर हम जीत रहे हैं। मैं आदमपुर में घूमूं, मतलब इधर उधर, इस गांव उस गांव, मुझे कहीं कोई नजर ना आए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग नजर आने लगे हैं। लेकिन आपके जो दूसरे वाले साथी हैं जिनके इंजन पे आपकी सरकार टिकी हुई है, जजपा कहते हैं उनको, जननायक जनता पार्टी, कोई रास्ते में कहीं मिले आप लोग के साथ कहीं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे इंटेलिजेंट मत समझिएगा, या आप लोग भूल कर देते हैं, मैं बड़ा साधारण सा आदमी हूँ, तो जो हो मेरे से ज्यादा साधारण नहीं है ना, मैं आपसे भी बहुत साधारण हूँ सर, मैं ज़्यादा समझ नहीं पाता हूँ। तो जब तो इसलिए ये कैसा गठबंधन है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बड़ौदा में तो देखा था, फॉर्मेलिटी ही सही। ऐसा है कि फार्म भरे कितना दिन हुए? फार्म भरने के दिन अब तो आप ये पूछिए ना, बात कि सुनिए, 3 नवंबर में अब कितने दिन? बहुत दिन है अभी तो। हाँ, हमारे तो आप ये भी कह सकते तो हो, नहीं, आम आदमी को छोड़िए, अभी तो हमारे कोई एमपी नहीं आए, बहुत सारे एमपी आने हैं, हमारे मिनिस्टर आने हैं, हमारे मुख्यमंत्री आने हैं, आम आदमी पार्टी के भी नेता आने हैं। और जहाँ तक फोटो का एक मुद्दा उठाया था, मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, अब मेरा कहीं फोटो दिखा दो, फोटो से कुछ नहीं होता, काम करने से। तो ये जेजेपी वालों को नहीं समझाया था पता है उनको, कि फोटो से कुछ नहीं होता, बिना फोटो का ही मैदान में आ जाओ। हारे, देखिए ये गठबंधन का उम्मीदवार है और गठबंधन के उम्मीदवार के उनके सभी नेता आकर के यहाँ जनसभा भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे
और चुनाव का जैसे बड़ौदा में मांगा था, हाँ वहाँ भी मांगा था। वही तो इससे जोड़ दिया मैंने। बड़ौदा बड़ौदा बार बार कहते हैं बड़ौदा के चुनाव को हमने गंभीरता से लिया, हमारे परिणाम भी अच्छे आए, हमने पहले से ज्यादा वोट ये समझाइए, पहले से ज्यादा वोट लिए। ये मुझे समझाइए हाँ। कि आदमपुर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट तो बीजेपी के हैं, कि भजन लाल फैमिली चुनाव, कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, कि गठबंधन, मतलब मैंने आपको बताया मैं बहुत साधारण आदमी हूं। वो आप लोग कह देते हैं कि शशि रंजन, मैं बड़ा नॉर्मल मतलब मंद बुद्धि तो नहीं हूं, लेकिन एवरेज बुद्धि वाला हूं। तो ये चुनाव लड़ कौन रहा है? देखिए मैंने आपको पहले बताया शशि भाई, कुलदीप जी आए हैं जनता के कहने से भाजपा में, और जनता चुनाव लड़ रही है यहाँ। जनता जब चुनाव लड़ती है, इसमें ना बीजेपी ना कुलदीप, जब जनता चुनाव लड़ती है, जनता को कोई लोकतंत्र में हरा नहीं सकता। यहाँ आदमपुर की जनता चुनाव लड़ रही है, और ये परिणाम आपको दिखा देंगे कि जनता जब चुनाव लड़ती है तो क्या रिजल्ट आते हैं। मतलब बीजेपी जेजेपी लोग की हम तो कन्विंसिंग करना अपना जो काम है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है। हाँ, मतलब अब चूंकि गठबंधन है, पार्टी है, तो घूमना सब वो करना पड़ता है, सब मतलब हाँ, मतलब हाजिरी तो लगानी पड़ती है। मतलब अब जब किसी की शादी होती है, दूल्हा जाता है, तो कोई बाजा बजा रहा है, कोई कपड़े हम भी सिलाते हैं, लेकिन शादी तो उसकी। अब उसमें फूफा भी होता है, उसमें मौसा भी होता है ना, उसमें मामा भी होता है। काम तो लड़की का भाई और बाप बेचारा करता है। जनता लगे हुए 3 कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, बाकी तो सब फूफा मौसा मामा पहुंचे हुए हैं यहाँ। आदमपुर का चुनाव आदमपुर की जनता लड़ रही है, और जनता को इस बात की खुशी है कि आदमपुर हल्का मुख्य धारा में आ रहा है। आदमपुर हल्का जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका डंका दुनिया में बज रहा है, ये उस धारा में मिल रहे हैं, और इनको इस बात की ज़बरदस्त खुशी है, और उस खुशी का परिणाम आप जब काउंटिंग हो 6 तारीख को देख लेना। चलिए सर, तो 6 तारीख के लिए मिठाई सिठाई का ऑर्डर दे दिया आपने। ऐसे पटना में एक बार काउंटिंग शुरू हुई थी तो 2 घंटे तक बड़ा लड्डू बटा था। उसके बाद मैं लड्डू वाले को ढूंढता, तो यहाँ लड्डू 6 तारीख को सुबह 6 बजे से बटेगा या इंतजार करेंगे 12 बजे का? आदमपुर की जनता को आप जानते या 3 तारीख से आप जानते नहीं है। यहाँ लड्डू जो है कैंडिडेट ये नहीं बांटते, हजारों आदमी यहाँ जलेबियां बनाने शुरू कर देंगे, 3 दिन पहले आप खा लेना। मतलब 3 तारीख से ही अभी भी ये बात शुरू कर दिए। आप आदमपुर की जलेबी देसी घी की, हरियाणा के अंदर यहाँ का देसी घी मशहूर है, और देसी घी का नाम चौधरी भजनलाल से जुड़ा हुआ है, और ये जलेबियां यहाँ की खा के देखना, आप भी भूलोगे इस चीज पर। ठीक है, ये शमशेर खड़खड़ा जी भी आए हुए हैं, हाजिरी लगनी शुरू हो गई है। नहीं, जलेबी का लालच कैसा है? ये शमशेर खड़खड़ा जी आए हुए हैं महम से, यही जलेबी खाने आए हुए हैं ना। आदमपुर की जलेबी, मैंने कहा ना, जलेबी का लालच सबको है। मैंने कहा ना कि जब शादी होती है, आपने ही कहा तो मैंने, शादी होती है तो लड़का का बाप, लड़का की माँ, बाकी तो फूफा मामा मौसा पहुंचे हुए हैं बारात में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थर्मामीटर जेपी दलाल साहब को लगाया, चुनाव के प्रभारी हैं। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, बाद बाकी बारात में कौन मौसा है और कौन फूफा है। और आपको पता है ना, हर घर में शादी होती है, रूठने वाले सबसे ज्यादा फूफा मौसा मामा ही होते हैं। लड़की का बाप और भाई तो आप किसी फोटो में शादी का एल्बम निकाल लीजिए अपने घर का, लड़की के बाप और भाई का फोटो नहीं मिलेगा आपको, मामा का, फूफे का, मौसे का वो फोटो मिलेगा। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जेजेपी वाले मौसा है कि फूफा है, नाराज ज्यादा कौन होता है ये आप तय कीजिए। हमने थर्मामीटर लगा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद बाकी देखते हैं 6 तारीख को, 24 को दिवाली मनाई है, 6 तारीख को किसका दिवाला निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।